आज केमिस्ट्री के बेसिक में हम लोग को देखना है धातु की अन्य धातुओं के लौड़ों के विलयन के साथ अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब बताया गया है कि आज हम लोग को पढ़ना है धातु के लौड़ों के साथ में धातु के साथ अभिक्रिया करना है। आइए हम आप लोग को बताते हैं होता क्या है जब धातु को अन्य धातु के लवण से अभिक्रिया कराया जाता है तब कम क्रियाशील वाले धातु अधिक क्रियाशील वाले धातु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। अब आप लोग को बताया जाएगा कि कम क्रियाशील धातु और अधिक क्रियाशील धातु क्या है। अब हम लोग यहाँ पे दिखाया गया है जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा। तो जिंक एक प्रकार का हम लोग का धातु है, धातु है और ये धातु के लवण है। ये क्या है? लवण। ये है लवण। अभिक्रिया अगर करेंगे यहाँ पे हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हो जाएगा कॉपर। तो यहाँ पे जो क्या होता है ये कॉपर है, ये कम क्रियाशील धातु है। ये कॉपर जो है कम क्रियाशील धातु है, कम क्रियाशील धातु है। और ये जो होते हैं जिंक अधिक क्रियाशील होते हैं। जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील होता है। अब आप लोग देख लीजिएगा क्रियाशील। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जिंक धातु जो है जब हम लोग का कॉपर सल्फेट के विलयन में इससे क्रिया कराया गया तो देखेंगे ये क्या होता है कॉपर सल्फेट, ये क्या होता है जलीय विलयन होता है, ये विलयन होता है। और जब इसमें हम लोग क्या करते हैं जिंक को डालते हैं तो ये जिंक सल्फेट में हम डालते हैं तो इसका रंग धीरे धीरे इसका ये जो विलयन होता है कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है कॉपर सल्फेट का, इसका रंग क्या होता है? नीला होता है। इसका रंग क्या होता है? नीला होता है। लेकिन जैसे ही हम इसके विलयन में जिंक डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का विलयन जो नीला होता है वह धीरे धीरे क्या होने लगता है? गायब होने लगता है। धीरे धीरे क्या होने लगता है? गायब होने लगता है। और वह अंत में वह लाल परत या उसका लाल रूप धारण कर लेते हैं। याद रखिएगा जब क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग जिंक को डालते हैं तो पहले कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है। जैसे उसमें हम लोग जिंक डालते हैं वह धीरे धीरे क्या होता है? लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। वह कौन सा रंग हो जाता है? वह लाल रंग के हो जाता है। ठीक है ना। तो अभी आप हम लोग को जगह नहीं है, लिख लीजिए, फिर हम आप लोग को बता रहे हैं लिख के कि क्या करना है।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखना हम लोग को केमिस्ट्री बेसिक में। हाँ चलिए आप दूसरा क्या देखते हैं। जब लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब कॉपर सल्फेट के नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है तथा लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। लाल अवक्षेप आता है प्राप्त होता है। यहाँ पे है फेरस प्लस कॉपर सल्फेट। अब क्रिया का फलस्वरूप हो जाएगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो का है कॉपर है नीचे की तरफ जम जाएगा। ये हम लोग का है लोहा, इसको हम लोग फेरस भी बोलते हैं। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है जिसका रंग कैसा होता है सल्फेट। जिसका रंग कैसा होता है जिसका रंग नीला होता है। जिसका रंग कैसा होता है नीला होता है। यहाँ पे क्या होता है फेरस सल्फेट इसको बोलते हैं। ये क्या है हम लोग का कॉपर है। तो देखिए अब आप लोग को बता रहे हैं कि कॉपर और ये फेरस और क्या है कॉपर है। दोनों में लोहा और क्या है ये कॉपर या मान लीजिए तांबा, दोनों में लोहा अधिक क्रियाशील है और तांबा कम क्रियाशील है। लोहा अधिक क्रियाशील है, तांबा कम क्रियाशील है, इसलिए लोहा द्वारा कॉपर को विस्थापित किया जा रहा है। ठीक है ना। तो बताया गया यहाँ पे जब लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब कॉपर सल्फेट के नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। धीरे धीरे क्या होने लगता है गायब होने लगता है तथा लाल रंग के अवक्षेप प्राप्त होता है। किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है लाल रंग के अवक्षेप का होता है प्राप्त होता है। चलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये क्या है हम लोग का ये धातु का लवण है। इसको हम लोग धातु का लवण है। धातु का लवण किसे कहते हैं? धातु के साथ कोई अन्य धातु के साथ में कोई अन्य पदार्थ मिलकर ठीक है ना लवण का निर्माण करता है, उससे हम लोग धातु के लवण कहते हैं। धातु के साथ जो लवण बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं धातु लवण कहते हैं। अब यहाँ पे लवण में हम आपको पहले ही बताया गया है कि इसमें कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है विस्थापित कर देता है, हटा देता है, ढकेल के क्या कर देता है भगा देता है। ठीक है ना। और अपना जगह वहाँ पे धारण कर लेता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोग को आगे बता रहे हैं। क्या हुआ बोलो? लाल रंग हो जाता है जब लाल अवक्षेप प्राप्त होता है तब कोई दिक्कत नहीं है। लाल रंग के अवक्षेप भी बोल सकते हैं हम लोग, लाल रंग का या लाल अवक्षेप होता है, लाल रंग के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। लाल रंग के अवक्षेप का होते हैं प्राप्त होते हैं। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए।
लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होते हैं। लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होते हैं। लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होते हैं। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे फिर हम लोग अगला देखते हैं। अगला स्टेप सिल्वर नाइट्रेट के जलीय सिल्वर नाइट्रेट के विलयन रंगहीन होते हैं। इसमें जैसे ही कॉपर का एक टुकड़े डालते ही इसका रंग नीला होने लगता है तथा कॉपर द्वारा सिल्वर को विस्थापित कर दिया जाता है। सिल्वर द्वारा किसको विस्थापित कर दिया जाता है? कॉपर को विस्थापित सिल्वर द्वारा कॉपर द्वारा सिल्वर को विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे में यहाँ पर दिया गया है, ये है कॉपर प्लस यहाँ पे क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट है। और क्रिया के फलस्वरूप कॉपर सिल्वर नाइट्रेट प्लस कितना हो जाएगा? ये हम लोग का सिल्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? हम लोग को नीचे की तरफ अवक्षेप जम जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में जब कॉपर का एक टुकड़ा को हम लोग डालते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट रंगहीन होता है। सिल्वर नाइट्रेट कैसा होता है? रंगहीन होता है। लेकिन जैसे उसमें कॉपर का टुकड़ा डाला जाता है तो वह धीरे धीरे नीला रंग में प्रमाणित होने लगता है। किस रंग में प्रमाणित होने लगता है? धीरे धीरे नीला रंग में क्या होने लगता है? प्रमाणित होने लगता है। तथा नीला रंग के एक अवक्षेप प्राप्त होता है जिसको हम लोग कॉपर नाइट्रेट कहते हैं। तथा उसके साथ में सिल्वर भी क्या होता है? प्राप्त होता है। अब आप लोग को यहाँ बताना है कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होते हैं। अधिक क्रियाशील होते हैं। ये कॉपर है और ये क्या है? ये क्या हम लोग का? सिल्वर नाइट्रेट है। ये कॉपर है, ये क्या है? ये सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है? कॉपर है। तो कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होते हैं। अगर कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं तो इनके द्वारा विस्थापित क्या किया जाता? नहीं किया जाता। तो आजकल आप लोग जमाना जानते हैं, बरियार की जमाना क्या है?
आजकल बरियार की ज़माना है, कमज़ोर की ज़माना है, और यहाँ दोनों में से कौन सा मजबूत पड़ रहा है, कौन बरियार है? तो यहाँ पे हम लोग का कॉपर बरियार है, चांदी का है कमज़ोर है। तांबा बरियार है, चांदी का है कमज़ोर है, देता है 1-2 फेट, मारता है और धीरे से क्या करता है, चांदी भाग जाता है, और कॉपर उनके अपना साथ क्या कर लेता है, लेके अपना घर चला जाता है। तो ये चीज़ आप लोग को कम से कम क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आज के समय में मजबूत की ज़माना है, बरियार की ज़माना है, कमज़ोर की ज़माना का है नहीं है। और यहाँ पे कमज़ोर कौन पड़ रहा है, चांदी कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ उस पर क्या हुआ, तांबा का प्रहार हुआ, तो वह ऐसे ही क्या करेगा, टूट फूट जाएगा, इसलिए बेचारा डर के मारे भाग जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बारे में अगला स्टेप हम आप लोग को बता रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग बताएंगे धातु के क्रियाशीलता। धातु के क्रियाशीलता, कौन कौन से धातु का क्रियाशीलता किस किस कलेज का है, और किस किस अवक्रिया तेजी से करता है, किस अवक्रिया तेजी से क्या करता है, नहीं करता है। चलिए जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब देखना है हम लोग को, एक और आप लोग को बता दें। जब लोहा के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है, तब उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है तथा लाल रंग के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। ये देख लीजिए फेरस, और ये कॉपर का है सल्फेट। अब क्रिया कराना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट प्लस। अब आप लोग से एक चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं, इससे पहले भी हम आप लोग को क्रिया कराए हैं, ठीक है। इससे पहले भी हम आप लोग को क्रिया कराए हैं, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है, ये फेरस और कॉपर में मारपीट होता है तो हम लोग लोहा के सामान निकाल के लेके जाते हैं। तांबा के जल्दी देखे हो नहीं, लोहा वाला का होता है लोग मजबूत मानता है, और तांबा वाला क्या मानता है,
कमजोर मानता। अगर तांबा वाला कमजोर नहीं होता तो देखो उसको पतला पतला खींच के तार बनाया जाता है। आज तक लोहा के तार बनाया जाता है, देखिए आप लोग, नहीं बनाया जाता है। हाँ, लोहा का अंतिम से अंतिम हम लोग क्या बनाते हैं, छड़ बनाते हैं, छाता की कमानी तक लोहा का बना देते हैं। उससे पतला कोई चीज़ का होता है, नहीं होता है। लेकिन जो तांबा होता है उसको हम लोग तान तान के क्या बना देते हैं, तार बना देते हैं। तो हम लोग का होता है, लोहा मजबूत होता है और कॉपर का होता है, कमजोर होता है। और जहाँ दोनों में फाटा फाटी होता है, कपड़वा धीरे से क्या करता है, भाग जाता है, कहता है कि मेरा सकन का है, नहीं है। तो देखिए ये हम लोग का है, ये हम लोग का लोहा है और ये क्या है, तांबा है। और जब दोनों में मारा मारी हुआ तो ये धीरे से घसक गया, अगल बगल में आके खड़ा हो गया, बोला कि भाई मेरा सकन का है, नहीं है। और इन्होंने झगड़ा मारपीट फाटा फाटी करके अपना धाक इस पर जमा लिया। तो अब आप लोग को देखना है, ये क्या है, ये हम लोग का होता है फेरस या लोहा होता है। या आप लोग लिख सकते हैं, यदि लोहा तांबा से अधिक क्रियाशील है, यानी लोहा तांबा से अधिक क्रियाशील है। अगर अधिक क्रियाशील नहीं होता तो यह विस्थापित क्या होता, नहीं होता, यह विस्थापित क्या होता, नहीं होता। तो ये चीज़ को आप लोग जान लीजिए, जो मजबूत रहेगा उनके द्वारा कमजोर धातु को हटा दिया जाएगा या कम क्रियाशील वाला धातु को क्या कर दिया जाएगा, विस्थापित कर दिया जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग को देखना है इसके बाद अधातु। अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहा है, अधातु देख रहा है। चलिए अब हम लोग को अधातु के बारे में जानते हैं। अधातु, अधातु क्या है, वैसा तत्व जिसके, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे अधातु कहते हैं। जैसे में क्लोरीन एक धातु ग्रहण करता है, सॉरी ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये क्या हम लोग का तत्व है, क्लोरीन है। तो ये क्लोरीन जो तत्व है यह को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक। ऑक्सीजन है, कितना ग्रहण करता है, 2 को। यहाँ पे अपवाद में कार्बन है, कितना करता है, ये कार्बन 4 को करता है। उसके बाद आपको नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन करता है, कितना करता है, 3 को करता है। तो ये क्या होता है, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु कहते हैं।
उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु कहते हैं। जितना भी अधातु होगा, ठीक है ना, जितना भी अधातु होगा, देखिएगा उसके मुड़िया पर माइनस लिखा रहता है, उसका मुड़िया पर क्या लिखा रहता है, माइनस। तो आप लोग पकड़ने का तरीका क्या होगा, जिसके मुड़िया पर माइनस होगा वो क्या कहलाएगा, अधातु, और जिसके मुड़िया पर प्लस होगा क्या कहलाएगा, धातु। जिसके मुड़िया पर प्लस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धातु, और जिसके मुड़िया पर माइनस होगा क्या बोलेंगे, अधातु। क्या बोलेंगे, अधातु। चलिए, कुल अधातु की संख्या लगभग में 22 होते हैं। लगभग में कितना होते हैं, लगभग कितना होता है, 22। 22 में जो होते हैं 11 जो होते हैं गैस होते हैं। 11 क्या होते हैं, गैस। 11 को जो अधातु होते हैं क्या होते हैं, गैस। 10 को जो होते हैं क्या होते हैं, ठोस। और 1 जो होता है वो क्या होता है, द्रव। तो जो अधातु होता है लगभग यह तीनों अवस्था में क्या होता है, मिलता है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, गैस हो गया, तो 22 को धातु, लगभग कितना धातु है, 22। गलत, अधातु की ना बात हो रही है जी। कितना अधातु है, 22 अधातु है, जिसमें से 11 क्या है, गैस है। 11 क्या है, गैस है। 10 क्या है, ठोस, और 1 क्या है, द्रव है। तो ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का लगभग में ये क्या है, अधातु है। ये क्या है, अधातु है। और क्रिया करके क्या बनाता है, अधातु है। क्रिया करके क्या बनाता है ये, अब इसका हम लोग क्रिया करेंगे। अभी इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे, जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। 2-1 मिनट। जिसके मूड़ी पर माइनस क्या कहलाएगा, अधातु, और जिसके मूड़ी पर हो जाएगा प्लस। जैसे देख लीजिए, ये सोडियम होता है प्लस 1 होता है, यहाँ पे मैग्नीज होता है, सॉरी मैग्नीशियम होता है +2, एल्युमिनियम होता है कितना हो जाएगा, +3। तो ये जो प्लस होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु। आप लोग धातु अधातु को निम्न तरीका से परिभाषित क्या कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डरने की बात है। अब हम लोग को देखना है लगभग, अब हम लोग देखना है अधातु के भौतिक गुण। अब चलिए देखिए अधातु के भौतिक गुण। देखिए भौतिक गुण का मतलब क्या होता है और रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है। भौतिक गुण का मतलब होता है फिजिकल टेस्ट, ऊपर से टोटा के हम लोग छू के देखते हैं कैसा है, गीला है, सूखा है, गैस है, इस टाइप को हम लोग क्या होता है पता चलता है। भौतिक अवस्था में कैसा है हम लोग नहीं पकड़ लेंगे। जैसे मान लो कि हमको क्या करना है, किसी कपड़ा को पकड़ना है, कपड़ा भींगा हुआ कि सूखा है तो पकड़ लेंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आप फूला हुआ है तो आप में देह में शक्ति है कि नहीं, तो इसे मार के देखेंगे तो आप में शक्ति है कि नहीं है। तो आपको भौतिक अवस्था का मतलब होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। रासायनिक का मतलब होता है, भौतिक का मतलब ऊपर सब दिखता है, और रासायनिक का मतलब क्या होता है अंदर, जो अंदर होता है वो हम लोग को क्या होता है नहीं दिखता है, ठीक है ना। अब हम लोग चावल से भात कैसे बनता है ये हम लोग को स्पष्ट रूप से क्या होता है नहीं दिखता, क्योंकि उसको ढक के रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन चावल हम लोग का स्पष्ट रूप से रहता है। तो भात और चावल हो जाएगा रासायनिक, और सॉरी भात हो जाएगा रासायनिक और चावल का हो जाएगा भौतिक, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से है और उसमें परिवर्तन हो चुका है। पदार्थ में परिवर्तन हो गया तो रासायनिक का परिवर्तन नहीं होता, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं भौतिक। आइए हम लोग देखते हैं बल्कि अधातु के भौतिक गुण में इसके भौतिक अवस्था के बारे में जानते हैं। भौतिक अवस्था,
भौतिक अवस्था। अधातु का कौन सा अवस्था? भौतिक अवस्था। तो अधातु जो होते हैं ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अधातु जो होते हैं ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे में कार्बन, ठोस में नाइट्रोजन, गैस में, और एक होता है ब्रोमीन। किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव में। तो इसमें यह जो होते हैं ये ठोस, द्रव और गैस जो अधातु होते हैं ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस, द्रव और क्या होते हैं? गैस। अधातु जो होते हैं इनका तीनों अवस्था में पाया जाता है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा अधातु में एक ऐसा ब्रोमीन है, जो सिर्फ द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु में परा जो होता है वो कौन सा अवस्था में पाया जाता है? वो भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना? अधातु के भौतिक अवस्था। ओके बाबू, दिखा क्या हुआ? दो नंबर देखिए, भंगुरता। 2 नंबर देखना है भंगुरता। सभी अधातुएं भंगुर होते हैं क्योंकि इसको हथौड़े से पीटने पर चूर हो जाते हैं, चूर हो जाते हैं। इसमें तार और चादर बनाने की क्षमता नहीं होती है। इसमें चादर बनाने की क्षमता नहीं होती है। यानी अब हम आप लोग से बताते हैं, अधातु जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। उसको हथौड़े के प्रहार से, जब हम लोग हथौड़ा से उस पर प्रहार करते हैं तो वह चूर हो जाते हैं। ना ही इससे हम लोग तार बना सकते हैं, ना ही इससे चादर बना सकते हैं, ना ही इसमें घात वर्धनीयता की क्षमता होती है और ना ही इसमें तन्यता की क्षमता होती है। तो इसलिए जितने भी अधातु होते हैं वे सब क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। ना ही इसका चादर बन पाएगा और ना ही इसका क्या बन पाएगा? ना ही इसका तार बना पाएंगे। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए।
हो जाती है, कर दीजिए हो जाती है। चलिए आगे हम बताते हैं आप लोग को। चमक अधातु में या धातुओं में, अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। अपवाद में है, अपवाद में है ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और क्या होता है? आयोडीन। ग्रेफाइट और क्या होता है? आयोडीन। ये दो क्या होता है? अपवाद में होता है। बाकी जितने भी क्या होते हैं अधातु होते हैं उनमें किसी विशेष प्रकार की कोई चमक होती है नहीं पाई जाती है, कोई विशेष प्रकार की चमक होती है नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। चमक बताया गया है, चमक अधातु, ठीक है ना। अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। अपवाद में ग्रेफाइट और आयोडीन, अपवाद में ग्रेफाइट और क्या होता है? आयोडीन। सब लोग लिख लिया? लिखा गया? नहीं रहता जी समझ में? समझ से बाहर है क्या? बैठा जहाँ जहाँ बारू वहाँ बैठो ना। लड़का सबको बोला जाता है 3 बजे से आओ, तो 3 बजे से देखो 3:30 बजे से आ रहा है, और बोला जाएगा कि 5 पेज करके लेके आओ, तो जानते हो क्या बोलता है? ए सर जी 5 पेज होगा हमसे। देखो टाइम अगर चेंज किया गया, तुम लोग क्लास काल से तुम लोग क्लास 4:30 बजे से चलेगा 5:30 बजे तक, ठीक है ना। 4:30 से 5:30 बस 1 घंटा। चलिए हम लोग देखते हैं 3 हो गया था, चौथा यहाँ पे चौथा क्या है? विद्युत और उष्मा। देखिए विद्युत और उष्मा, अधातु जो होते हैं, अधातुएं विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होता है? क्या? विद्युत और उष्मा, यहाँ पर लगे अधातु विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। उष्मा क्या होता है? कुचालक होते हैं। अपवाद में ग्रेफाइट और
अपवाद में ग्रेफाइट और क्या है? अपवाद में ग्रेफाइट और क्या है जी? एक और भी कोई ऐसा है ना जी पदार्थ, ग्रेफाइट और आयोडीन बोला जाता है। क्या होता है? ग्रेफाइट और क्या होता है? पढ़ाई हो चुका था तो ग्रेफाइट और क्या होता है? और बताओ क्या होता है? एक हम आप लोगों को सिर्फ एक चीज बताए थे अपवाद में, पेंसिल वाला बात बताए थे, याद है? पेंसिल वाला कल क्या बताए थे? पेंसिल वाला भाग उसका ग्रेफाइट जो होता है, हम लोग दोनों तार जोड़ देने के बाद क्या होता है? बल्ब जल जाता है। इसलिए इसमें सिर्फ क्या होता है? अपवाद में एक ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना? अपवाद में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चलता है, ठीक है ना? आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये अपवाद में एक है। पढ़ाई हो गया, समझ में आता ही नहीं है, बताओ कुछ पता ही नहीं है। रोको, कल हम तुम लोग जांच कर देते हैं। कल आप लोग वीडियो के सामने 4-4 डांटा होगा जाएगा ना, तब आप लोग समझ में आएगी। चलिए ना, यहाँ पे हम 5वां नंबर, दौड़नांक एवं क्वथनांक। दौड़नांक एवं क्वथनांक अधातुएं या अधातु के दौड़नांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। अधातु के दौड़नांक एवं क्वथनांक का होता है निम्न होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपवाद में ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट का दौड़नांक ऊंच होते हैं। यानी कहने का मतलब जितना भी कहा, जितना भी अधातु होते हैं, ठीक है ना, ये सबका क्या होता है? दौड़नांक और क्वथनांक निम्न होता है। दौड़नांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। परंतु इसका क्वथनांक क्या होते हैं? इसका दौड़नांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ग्रेफाइट एक ऐसा का है तत्व, अधातु है जो क्या होता है? इसका दौड़नांक ऊंच होते हैं। समय कितना हो गया देखो। अब बाकी जो है अधातु वाला शेष भाग को अब हम कल बताएंगे। जब तक के लिए आज इतना ही रहने दो, अब हम लोग कल लेते हैं। चलिए नोट कीजिए।